हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंडेस 8 का रिवीजन करेंगे। जो आपका एक थ्योरेटिकल इंडेस है वैसे तो, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली इसमें जो है वो आपका क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बड़ा क्वेश्चंस भी इसमें एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हैं तो क्वेश्चंस भी देखेंगे और इसमें कॉन्सेप्ट का भी हम एक बार ब्रीफली क्विकली रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इस इंडेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस इंडेस का नाम जैसे कि आपको पता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करेगा इंडेस, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट के बारे में बात करेगा और गलतियों के बारे में बात करेगा, एरर्स के बारे में बात करेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी होती क्या है और उसका चेंज अगर करते हैं हम फ्यूचर में कभी भी, कि आज मैंने एक अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करी किसी भी मैटर पर और मैं कहता हूं कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी मैं 2 साल के बाद, 2 साल तक ये अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह से चलाकर मैं 2 साल के बाद कहता हूं यार ये मुझे पसंद नहीं आ रही, मैं चेंज करना चाहता हूं, तो कैसे चेंज करेंगे। उसके अलावा हमने कुछ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हम बनाते हैं जहां पर हम अमाउंट्स वगैरह को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया तो यहां पर हम अमाउंट्स को एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा अमाउंट को एस्टिमेट करने का तरीका हम बदल रहे हैं कि अब ऐसे नहीं ऐसे एस्टिमेट किया करेंगे। वो मेथोडोलॉजी हम चेंज कर रहे हैं जिसके हम अकाउंटिंग का एस्टिमेट चेंज करेंगे। ठीक है, जिससे हम अकाउंटिंग एस्टिमेट मतलब एक तरह से पता लगाते हैं कि हाँ कितना होना चाहिए अमाउंट। तो हमने कहा वो चेंज कर रहे हैं उसमें, उसके मेथड में, तो हम कहते हैं उसको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अमाउंट को एस्टिमेट करने का तरीका बदल रहे हैं। ठीक है, पहले अभी इस तरीके से हम एस्टिमेट किया करते थे, अब कहते हैं हम 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अब चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा। और अगर गलतियां हमसे हो गई हैं पास्ट में, उन गलतियों को हम सुधारेंगे तो वो कैसे सुधारेंगे। ठीक है, इन 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए इसको ब्रीफली हम फटाफट से जो है देख लेते हैं। तो देखिए, ये बेसिकली प्रिस्क्राइब करता है कि भाई साहब क्राइटेरिया कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी आप अगर चेंज करोगे तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा और उसका डिस्क्लोजर क्या देना है आपको। अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट को आपने चेंज किया है तो उसको कैसे चेंज करेंगे और उसके बारे में क्या डिस्क्लोजर देना है। और अगर आपने कोई करेक्शन ऑफ एरर्स करी है, कोई पास्ट ईयर्स में आपने एरर कर दी थी, उनको इस साल में करेक्ट कर रहे हो, तो वो करेक्शन कैसे होगी और उसका डिस्क्लोजर क्या देना है आपको। बस ये 3 चीजें पढ़नी है, इंडेस खत्म। कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है प्रिंसिपल, मतलब सिद्धांत, बेसिस, कन्वेंशन, रूल, प्रैक्टिसेस, जो भी आप अप्लाई करते हो। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए पकड़ूंगा वर्ड रूल, कि रूल के भाई साहब इस चीज को ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी होती है आपकी। ठीक है, अप्लाइड बाय द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन में जो भी आप रूल्स रेगुलेशंस लगाते हो, जो भी आप रूल्स कन्वेंशंस वगैरह लगाते हो कि इस पर्टिकुलर चीज का ट्रीटमेंट मैं इस वे में करूंगा, वो आपका क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब अकाउंटिंग करने का तरीका, अकाउंटिंग करने का तरीका जो होता है आपका, वो हम हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, उसके बाद में कहता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्या मतलब है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का क्या मतलब है। तो भाई जहां भी हम अमाउंट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि इस पर्टिकुलर असेट लाइबिलिटी का अमाउंट कितना आना चाहिए, अमाउंट के एस्टिमेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, तो यहां पर देखो कहता है एडजस्टमेंट ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट लाइबिलिटी। असेट लाइबिलिटी के कैरिंग अमाउंट में अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर अमाउंट ऑफ पीरियोडिक कंजम्पशन ऑफ द असेट की बात कर रहे हैं हम, जैसे मान लो मेरे पास में एक असेट है, मैं कहता हूं कि इसका डेप्रिसिएशन मैं एसएलएम मेथड से अभी लगाता हुआ आ रहा हूं, और मैं कहता हूं 2 साल के बाद मैं अपना मेथड चेंज कर रहा हूं, डब्ल्यूडीबी मेथड से लगा रहा हूं। तो इसका मतलब मैं वहां पर अमाउंट को एस्टिमेट कर रहा हूं ना, कि डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए। ठीक है, दैट विल बी योर अमाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि हमने अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज कर दिया, कि हम कंजम्पशन का जो पैटर्न है, कंजम्पशन का जो अमाउंट है फ्यूचर में, वो हम अब अलग तरीके से एस्टिमेट करेंगे कि कितना कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, अब देखो कहता है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट रिजल्ट फ्रॉम द न्यू इंफॉर्मेशन या फिर न्यू डेवलपमेंट। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास में आती है, कोई ऐसी डेवलपमेंट हमने की है जिसके थ्रू हमें पता लगता है कि भाई हमारा एस्टिमेट जो है ना चेंज हो जाना चाहिए। एसएलएम मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे थे, अब हमें पता लगा कि भाई साहब ये जो असेट है इसमें डब्ल्यूडीबी मेथड ज्यादा सुटेबल होगा। ठीक है, तो हमने कहा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट कर लो, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर लो। ठीक है, अब यहां पर कहता है इट इज नॉट करेक्शन ऑफ एरर। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर और करेक्शन ऑफ मतलब चेंज इन एस्टीमेट और करेक्शन ऑफ एरर में बड़ी बारीक लाइन है। आपको ऐसा लगता है कि हमने ना डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से लगाकर गलती कर दी थी, इसलिए हम डेप्रिसिएशन आगे चल के डब्ल्यूडीबी मेथड से लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। हम जो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हुए आ रहे थे, वो एसएलएम मेथड जब हमने सेलेक्ट किया था उस टाइम पर हमें लगा सुटेबल जो है वो तरीका है कि एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन का लगाना। आगे चल के हमें लगता है कि यार एसएलएम से नहीं, अब हमें डब्ल्यूडीबी मेथड से लगाना चाहिए। तो ये आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, ना कि ये एरर का करेक्शन है।
ऐसा नहीं कि मैंने पास्ट में कोई गलती कर दी थी इस वजह से मैं मेथड चेंज कर रहा हूं। ठीक है भाई, पहले हमें लगा, जो हमें लगा बेस्ट सुटेबल लगा उस टाइम पर, वो हमने एस्टिमेट किया। आगे चल के कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस जनरेट हुए, अब हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ऐसा करना सही है, मतलब पहले जो किया था वो पहले के हिसाब से सही था, अब जो कर रहे हैं वो अब के हिसाब से कर रहे हैं, तो इट इज नॉट एन एरर, ये आपका चेंज इन एस्टिमेट है कि हम एस्टिमेट करने के तरीके को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर बच्चे का ये भी डाउट होता है कि सर अच्छा हम ना एसएलएम से लगा रहे थे, डब्ल्यूडीवी से लगना चाहिए था, तो हमने तो गलती कर दी, इसका मतलब। तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि ये गलती नहीं है, गलती का अलग ट्रीटमेंट है। सर अगर मान लो इसको हम गलती भी मान लें कि भाई पहले एसएलएम से होना था अब डब्ल्यूडीवी से हो रहा है, और इस चीज को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ना मानकर एरर मान लेंगे, हम एरर को करेक्ट करें, तो सर क्या चला जाएगा? तो भाई चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है और करेक्शन ऑफ एरर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है। तो इसलिए अगर आपने चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को एरर ट्रीट कर लिया तो आप अकाउंटिंग गलत कर दोगे। तो इसलिए आपको ये चीज समझने जरूरी है कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट इज अ डिफरेंट थिंग और करेक्शन ऑफ एरर इज अ डिफरेंट थिंग। मतलब चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट अगर है तो उसका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट की अकाउंटिंग जैसे होनी चाहिए इंडेक्स के हिसाब से वैसे करोगे। और अगर आप किसी गलती को सुधार रहे हो, करेक्शन ऑफ एरर कर रहे हो फ्यूचर में, आगे चल के पास्ट में कोई गलती कर दी थी उसको करेक्ट कर रहा हो, तो उसको करेक्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि आप ऐसा ना करो कि इसको आप ऐसे यूज कर लो, बिल्कुल आपका रिप्लेसेबल यूज कर लो कि हाँ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को एरर का करेक्शन मान लो या एरर के करेक्शन को चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मान लो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब इनका ट्रीटमेंट होता क्या है वो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद में कहता है कि जो भी आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है ना, उसका जो भी आप इफेक्ट दोगे वो प्रोस्पेक्टिवली देना है। देखो ठीक है, प्रोस्पेक्टिवली देना है। चलो अभी बता देता हूं, आपका अगर अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज आया है तो उसका इंपैक्ट जो दोगे आप वो प्रोस्पेक्टिवली दोगे, मतलब पीछे से चेंज करते हुए नहीं आओगे। ठीक है, सिर्फ गोइंग फॉरवर्ड चेंज करोगे जब से आपने अकाउंटिंग एस्टीमेट को चेंज किया है। ठीक है, लेकिन अगर आपने गलतियों को सुधारा है, पास्ट में की हुई गलतियों को सुधारा है, करेक्शन ऑफ एरर किया है, तो गलतियों को हमेशा आपको रिट्रोस्पेक्टिवली सुधारना पड़ेगा, पीछे से लेकर आना पड़ेगा आपको सुधारते हुए। ठीक है, जब से वो गलती हुई थी वहां से लेकर, अगर वो गलती ना होती तो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखते, ऐसा मानते हुए। ठीक है, तो ये आपका चेंज है इसमें अकाउंटिंग एस्टीमेट में। अगर आपका अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज है तो उसका ट्रीटमेंट प्रोस्पेक्टिवली होगा, लेकिन अगर आप गलतियों को सुधार रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, रिट्रोस्पेक्टिवली। सर प्रोस्पेक्टिवली ट्रीटमेंट करने का क्या मतलब होता है और सर रिट्रोस्पेक्टिवली ट्रीटमेंट करने का क्या मतलब होता है, ये भी मैं आपको अभी क्वेश्चंस के साथ में बताऊंगा। अभी तो कॉन्सेप्ट समझ लो आप, कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन अभी जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि सर अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट का जो चेंज है वो आपका प्रोस्पेक्टिवली होगा, और करेक्शन ऑफ एरर का जो चेंज है, करेक्शन ऑफ एरर्स जो आपको करनी है वो हमेशा हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव होगा। और सर अकाउंटिंग पॉलिसी अगर हम चेंज करते हैं तो वो कैसे होगा सर, प्रोस्पेक्टिव होगा या रिट्रोस्पेक्टिव? तो अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हमेशा हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव ही करना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज एक अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई, 2 साल के बाद अगर उसको चेंज करो तो प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दो, नहीं भाई। आपको ये मानते हुए लगानी पड़ेगी नई वाली अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर पहले ही दिन से ये अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई होती तो मेरे सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिख रहे होते। तो बिल्कुल आपको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करनी है। तो सर क्रक्स क्या निकला, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट, करेक्शन ऑफ एरर्स हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव। भैया गलतियां पीछे से सुधारनी होती हैं, ऐसे नहीं कि हाँ गलतियां चलो जो हो गई वो होने दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पड़ी हुई है आगे से गलती सुधार लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। गलतियां हमेशा रिट्रोस्पेक्टिव सुधारनी पड़ेगी। अगर आपने गलतियां प्रोस्पेक्टिव सुधार ली तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि पास्ट में जो गलती हो गई होने दो। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, गलती आप पता लग गई, जब तक पता ही नहीं चली थी तब तक तो अलग बात थी, लेकिन जब भी आपको पता लगी कि यार 5 साल पहले ये गलती हुई थी तो आप रिट्रोस्पेक्टिव आप सुधारोगे। ठीक है, रिट्रोस्पेक्टिवली आपको सुधारनी पड़ेगी गलतियां। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग एस्टीमेट का चेंज कर रहे हो तो वो आपकी कोई गलती नहीं होती। सबसे पहली बात, गलती नहीं होती तो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं सुधारना, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं सुधारना तो कैसे करना है, आपको प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट्स फोल्ड करना है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को क्या करना है, आपको प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट्स फोल्ड करना है, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं करी थी। जब हमने पुराना एस्टीमेट लगाया था तो उस हिसाब से वो सही था, उस टाइम के हिसाब से, उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो सही था। अब हम कह रहे हैं कि हमारा अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हो गया किसी भी पर्टिकुलर असेट एंड लायबिलिटी के लिए, तो वहां पर हम कहेंगे कि इसको आप प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट्स फोल्ड करो। ठीक है, ये आपका क्रक्स था जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब कहता है कि भैया प्रायर पीरियड एरर्स, मतलब एरर्स का मतलब क्या है। ठीक है, कहता है दे आर ओमिशन फ्रॉम मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर वन और मोर प्रायर पीरियड।
पिछले साल की भी हो सकती हैं, पिछले से पिछले साल की भी हो सकती हैं, और उससे पिछले साल की भी हो सकती है, मतलब कितनी पुरानी हो सकती है भाई। गलती तो कभी हुई होगी, मान लो पता आज चली है, तो जब पता चली तभी तो सुधारोगे, जब तक मुझे पता ही नहीं चली तो सुधारूंगा कैसे? ठीक है, तो कहता है पास्ट ईयर्स में होने वाली जो गलतियां हैं उनको, और वो कोई सी भी गलती हो सकती है आपकी, ओमिशन भी हो सकती है, मिस स्टेटमेंट भी हो सकती है, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द फेलियर टू यूज और मिस यूज और रिलायबल इंफॉर्मेशन, कोई भी रिलायबल इंफॉर्मेशन का मिस यूज किया आपने या यूज नहीं कर पाए रिलायबल इंफॉर्मेशन का, वो भी आपका मिस स्टेटमेंट एरर ही मानी जाएगी। और अगर आपने फ्रॉड भी किया है ना, फ्रॉड भी किया हुआ है, तो आप फ्रॉड को ही मत कहना अरे सर फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, फ्रॉड तो अलग होता है, गलतियां तो अलग होती हैं। वो अलग बात है, आपका ऑडिट के हिसाब से आप कह सकते हो कि भैया एरर अलग चीज होती है, फ्रॉड अलग चीज होती है। लेकिन यहां पर तो आपका बिल्कुल आपको लकीर का फकीर बनने की कोशिश करनी पड़ेगी ना। यहां पर तो इंडेस कहता है कि भाई साहब फ्रॉड से भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती हुई ना अल्टीमेटली, तो फ्रॉड भी एक तरह से एरर ही है। मतलब फ्रॉडुलेंटली भी अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गलती कर दी थी, इंडेस के हिसाब से कुछ और ट्रीटमेंट होना चाहिए था, आपने कुछ और कर दिया था, तो वो भी आपको एरर ही मानना है, मतलब उसका ट्रीटमेंट भी आपको एरर के हिसाब से ही करना है। ठीक है, मतलब रिट्रोस्पेक्टिवली आपको उसको ठीक करना पड़ेगा अगर कोई एरर हुई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पास्ट ईयर्स के। ठीक है, तो उसको भी आपको एरर ही मानना है और रिट्रोस्पेक्टिवली उसका एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, मतलब इंडेस के व्यू पॉइंट से एरर और फ्रॉड को वो एक ही मानता है, कहता है अकाउंटिंग इंपैक्ट तो एक ही आएगा ना। हाँ, ऑडिटिंग में, लॉ में आपके इसके अलग अलग इंपैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर अलग चीज होती है, लेकिन इंडेस के हिसाब से आपको ऐसे ही मानना है कि एरर इज इक्वल टू फ्रॉड, मतलब फ्रॉड इज इक्वल टू एरर, कि फ्रॉड भी एक एरर ही है। फ्रॉड करके अगर मैंने कोई गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया था फ्रॉडुलेंटली, ठीक है, तो उसको भी एरर ही मानना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कौन कौन सी एरर होंगी आपकी? मैथमेटिकल एरर हो सकती है, मिस स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी को गलत लगा दिया, ये भी तो आपकी एरर है। ठीक है, उसके बाद में कहता है ओवरसाइट, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, किसी फैक्ट को आपने मिस रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर फ्रॉड अगर हो गया, मान लो फ्रॉड के चलते मैंने कुछ खर्चे कम बुक कर लिए थे पास्ट में, ठीक है, कुछ खर्चे कम बुक कर लिए थे, खर्चे कम बुक करने की वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ गया था, या फिर वाइस वर्सा। तो अब वो इंडेस के हिसाब से खर्चे ज्यादा बुक होने चाहिए थे, लेकिन आपने फ्रॉड करके खर्चा कम बुक कर लिया। अब फ्रॉड का 2 साल के बाद पता लगा, तो आप क्या बोलोगे इसको कि भैया फ्रॉड था, फ्रॉड था, फ्रॉड की वजह से एरर हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस एरर को ठीक करना है। एरर को ठीक करने का क्या तरीका है? रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करो उसको। बात समझ में आती है? ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का और रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट का क्या मतलब है? कहता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का मतलब है अप्लाइंग अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी टू ट्रांजैक्शन या फिर अदर इवेंट और कंडीशन पर एज इफ दैट पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी आज लगा रहे हो, वो अकाउंटिंग पॉलिसी आप आज लगा रहे हो, लेकिन आपको इस तरीके से लगानी है कि अगर शुरू से ही यही होता आ रहा होता तो क्या होता। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव पीछे से, पीछे की डेट से आप लगाओगे, पीछे की डेट से आप लगाओगे जब से उसका ओरिजिनेट हुआ था, वो असेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस जिस पर आप अकाउंटिंग पॉलिसी लगा रहे हो वो आपका ओरिजिनेट हुई थी असेट लायबिलिटी, वहां से आपको लगाते हुए आना है और फिर देखना है कि भाई साहब आज की डेट में क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अच्छा सर, इसके बाद में लिखा है अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकल टू डू सो। तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इतना अकाउंटिंग पॉलिसी आपको मान लो 5 साल पहले से रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लेनी है, कि वो असेट ही 5 साल पहले ओरिजिनेट हुई थी जिस पर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहे हो, तो आपको इंडेस के हिसाब से तो इंडेस ये कहता भाई साहब 5 साल पीछे जाओ, 5 साल पीछे जब से वो असेट या लाइबिलिटी ओरिजिनेट हुई थी वहां से वो अकाउंटिंग पॉलिसी लगाते हुए आओ और सारे ईयर्स में इंपैक्ट लेते हुए आओ और आप करंट ईयर तक लेते हुए आओ सारे इंपैक्ट को और ट्रीटमेंट करते चले जाओ। तो सर ऐसा करना इम्प्रैक्टिकेबल भी तो हो सकता है ना, कि हम ऐसा कर ही ना पाए, हमारे पास में डेटा फैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो कि जिसकी वजह से हम रिट्रोस्पेक्टिव लगा पाए, हमारे पास में ज्यादा पुरानी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इंडेस ही बोलता है अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो मत लगा। अब बात ये आती है कि सर इम्प्रैक्टिकेबल कब होगा? इम्प्रैक्टिकेबल का भी तो डेफिनेशन होनी चाहिए ना, इंडेस बताए कि कब आप कहोगे कि इम्प्रैक्टिकेबल है। तो इंडेस इसके बारे में बोलता है कि भाई साहब अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे रीजनेबल स्टेप्स लेने के बाद भी हम इस चीज को नहीं कर पाए, तो आप ही कह सकते हो कि भाई साहब ये इम्प्रैक्टिकेबल है। मतलब ऐसे नहीं कि आपने थोड़ी बहुत कोशिश करी और उसके बाद कह दिया अरे नहीं नहीं ये इम्प्रैक्टिकल है, नहीं हो पाएगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो पाएगी, इम्प्रैक्टिकेबल है। अरे आप सारे जितने भी कोशिश कर सकते थे हाथ पैर मारने के बाद आप बोलोगे कि भाई साहब अब भी नहीं कर पा रहे, तो आपका इम्प्रैक्टिकेबल माना जाएगा। तो आपको सारे रीजनेबल एफर्ट्स लगाने हैं, उसके बाद भी आप अगर रिट्रोस्पेक्टिव नहीं कर पा रहे हो तो आप बोलोगे भाई साहब ये तो इम्प्रैक्टिकेबल है। ऐसे नहीं कि छोटा मोटा थोड़े से एफर्ट्स लगाए और कह दिया कि नहीं हो पा रहा।
ठीक है। उसके बाद में कहता है रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। तो देखो रीस्टेटमेंट भी आपका रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से ही आपका कनेक्टेड है। मतलब रीस्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन की बात करता है। कहता है इट इज करेक्टिंग द रिकॉग्निशन मेजरमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज इफ प्रायर पीरियड एरर हैज नेवर बीन अकर्ड। ठीक है, एरर की बात करता है यहाँ पे। अकाउंटिंग तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कर ही लोगे। फाइनली तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाना है ना, यूजर के पास में क्या जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब चीजें करेक्ट करेक्ट दिखें, जैसे कि कभी गलती हुई ही नहीं थी, इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम रीस्टेट कर रहे हैं। इसका मतलब हमने जो गलतियां पास्ट में करी थी उन गलतियों को ठीक कर दें, उन गलतियों को ठीक करने के बाद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी दिखनी चाहिए वो हम दिखाते हैं। ठीक है, वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट कर रहे हैं। बात समझ आती है? अब देखो यही सब चीजें आपको अकाउंटिंग पॉलिसी वाले टॉपिक में बताई गई है। कहता है अकाउंटिंग पॉलिसी में आप सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे करेंगे। ठीक है, और उसमें चेंजेस अगर आपको करने हैं तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करते हैं सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कहता है अगर कोई इंड एस स्पेसिफिकली अप्लाई होता है ट्रांजेक्शन पर, ठीक है, अदर इवेंट्स या कंडीशन पर जिसके लिए आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन करना है और एप्लीकेशन करना है, तो कहता है अगर उस ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर मैटर पर आपका कोई इंडेस डील करता है तो क्या करोगे आप, अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई टू द आइटम शैल डिटरमाइन एज पर द इंडेस। इंडेस ने खुद ही अकाउंटिंग पॉलिसी बताई होगी कि भाई इस चीज को ऐसे करना होता है, तो बस वही अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओगे, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उस मैटर पर जिस पर आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का सिलेक्शन और एप्लीकेशन करना है उस पर्टिकुलर मैटर पर कोई भी कोई भी इंडेस एप्लीकेबल नहीं होता है, तो क्या होगा, मैनेजमेंट अपना जजमेंट यूज करेगा डेवलपिंग न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, जजमेंट यूज करेगा। अब जजमेंट कैसे यूज करेगा, जजमेंट के लिए आपसे इंडेस बोलता है फॉर जजमेंट मैनेजमेंट में फर्स्ट कंसीडर द मोस्ट रिसेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। भाई उस पर्टिकुलर मैटर पर कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपको लगानी है जिस पर कोई इंडेस डील नहीं करता है तो कैसे लगाओगे, जजमेंट के लिए इंडेस बोलता है कि आपको जो भी रीसेंट प्रोनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी, स्टैंडर्ड्स जो भी रीसेंट अनाउंसमेंट्स वगैरह होंगी आपका इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की, उसको आप यूज करोगे। ठीक है, इन एब्सेंस देयरऑफ दोज ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज सिमिलर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सिमिलर ट्रांजैक्शन पर क्या अकाउंटिंग पॉलिसी लगाने की बात करी गई है, उस तरीके से आप डेवलप करोगे। बात समझ में आती है? ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मतलब जजमेंट भी आपको ऐसा नहीं कि बस अपने हिसाब से जजमेंट लगा लिया, उस जजमेंट का भी बेसिस होना चाहिए। उस जजमेंट का बेसिस क्या होगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो प्रोनाउंसमेंट बता रखी है वहां पर आप देखो। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है तो आपका सिमिलर ट्रांजैक्शन पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में किस तरीके से बताई गई है वो चीज आप देखोगे, उस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी को बनाना है। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आप चेंज कैसे करना है। कहता है इफ चेंज इज रिक्वायर्ड बाय इंडेस एंड इफ चेंज रिजल्ट प्रोवाइडिंग मोर रिलायबल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप कब चेंज कर सकते हो, सबसे पहली बात, आप अगर जो है वो चेंज इंडेस खुद बताता है कि इस अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको चेंज करना चाहिए। ठीक है, या फिर चेंज करने से आपका ज्यादा रिलायबल इंफॉर्मेशन, ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आपको दिख पाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप उसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कर सकते हो। ठीक है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आप कर सकते हो, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे होगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे होगा, देखो मैं आपको ना यहाँ पे ऐसे बता देता हूँ। मैंने कहा जी मैं अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। ठीक है, तो मैंने कहा 2025-26 मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है जिसकी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है। तो कहता है उसका इंपैक्ट, आप देखोगे उसका इंपैक्ट क्या प्रीवियस ईयर में है 2024-25, क्या उसका इंपैक्ट 2024-25 में है? हाँ, उसका इंपैक्ट 2024-25 में भी है। मतलब वो अकाउंटिंग पॉलिसी जो हमने स्टार्ट करी थी वो 2024-25 में फर्स्टली लगाई थी और 25-26 में हम चेंज कर रहे हैं। तो कहता है रिट्रोस्पेक्टिव चेंज करना है, मतलब इस ईयर की जो प्रीवियस ईयर के फिगर्स हैं उनमें भी आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। उनको भी आपको यहां जो अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है ना, वो अगर यहां करी होती, यहां लगाई होती तो क्या इंपैक्ट आता, वो इंपैक्ट यहां पर देना। ठीक है, उसके बाद में इंडेस कहता है कि अगर मान लो ऐसा है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने लगाई थी वो प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर से भी पहले लगाई थी, मान लो लेट सपोज वो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने लगाई थी 5 साल पहले 2020 में, 2020 में लगाई हुई अकाउंटिंग पॉलिसी को 25-26 फाइनेंशियल ईयर में मैं चेंज कर रहा हूं। तो कहता है यहां पर आप क्या करोगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। 24-25 का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, ओपनिंग डेट क्या होगी। ठीक है, 24-25 की ओपनिंग डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2024।
2024। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट, आपको एक थर्ड बैलेंस शीट बनानी होगी। यहां पर आप क्या करोगे, इस डेट से पहले जितना भी कम्युलेटिव इफेक्ट है 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2024 तक का कम्युलेटिव इफेक्ट जो भी होगा वो इस थर्ड बैलेंस शीट में आप दे दोगे, इस थर्ड बैलेंस शीट में आप दे दोगे। और फिर इस ईयर में तो आप न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी लगाओगे ही, और इस ईयर में तो आपका करंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड है, इसमें तो आपको लगाना ही है। ठीक है, मतलब आपका जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने 25-26 में चेंज करी है, उस अकाउंटिंग पॉलिसी को अगर आपने फर्स्टली लगाया था 2020 में, 2020 में लगाई हुई अकाउंटिंग पॉलिसी को 2025-26 में चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात उसको रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ेगा। रिट्रोस्पेक्टिवली चेंज करने का मतलब है 2020 से चेंज करते हुए आना पड़ेगा। तो कहता है 2020 से चेंज करते हुए आओ, और जितना भी इंपैक्ट है उसका वो 1 अप्रैल 2024 तक तो दे दो। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 तक जो भी इंपैक्ट आया ओपनिंग बैलेंस शीट तक, वहां तक आप इंपैक्ट दे दोगे, और 2024-25 में तो अलग से आपको दिखाना ही है, उसका जो भी चेंज आया है इसके बाद में वो दिखाना है, और 25-26 में भी आपको रिट्रोस्पेक्टिव चेंज दिखाना ही दिखाना है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग पॉलिसी का रिट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट देना होता है। यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट का बड़ा खास रोल है। ठीक है, कि थर्ड बैलेंस शीट आपको यहाँ पर बनानी पड़ सकती है अगर वो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट है वो प्रीवियस ईयर से भी पीछे के पीरियड्स को अगर इफेक्ट करता है, तो पीछे के जितने भी पीरियड्स होंगे उन सबका कम्युलेटिव इफेक्ट हमें क्या देना होता है, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दे देना होता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अगर 2020 से आप रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हुए आ रहे हो तो आपको 2025-26 की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, 24-25 भी बनाओगे, 23-24 भी बनाओगे, 22-23 भी बनाओगे, 21-22 भी बनाओगे। ऐसे नहीं करना आपको, दो ही बैलेंस शीट आपको बनानी होती है बेसिकली इंड एस 1 के हिसाब से भी कंपैरेटिव देना होता है। भाई करंट ईयर तो बनाओगे ही बनाओगे, प्रीवियस ईयर भी बनाओगे ही बनाओगे, ये भी आपका सेट है, आपका कंप्लीट सेट का पार्ट होता है। लेकिन वो कहता है कि इससे पीछे भी अगर इंपैक्ट है ना, उन सबका इंपैक्ट, इससे पीछे भी अगर इंपैक्ट आ रहा है उन सबका इफेक्ट आप ओपनिंग बैलेंस शीट में दे दो 1 अप्रैल 2024 को। मतलब प्रीवियस ईयर का जो भी ओपनिंग डेट है 24-25 अगर प्रीवियस ईयर है तो उसकी ओपनिंग डेट क्या होगी, 1 अप्रैल 2024। वहां पर पीछे के जितने भी ईयर्स हैं सबका कम्युलेटिव इंपैक्ट देकर एक बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, पीछे तक की आप 100 बैलेंस शीट आप बना दो, मान लो 50 साल का पीछे का इंपैक्ट दे रहे हो तो 50 साल तक की बैलेंस शीट बनाओगे क्या? ऐसा प्रैक्टिकेबल लगता है आपको? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, बस 3 बैलेंस शीट मैक्सिमम आपको बनानी है। सर अगर मान लो कि हम वॉलंटरीली ही 3 बैलेंस शीट्स बनाते हैं, 3 ईयर का कंपैरेटिव देते हैं, तो भाई इन 3 ईयर से पीछे की जो आपकी प्रीवियस डेट होगी वहां पर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बना दोगे। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। जनरली आपका 2 ही साल का सब कंपनीज बनाती हैं, 2 साल का कंपैरेटिव बनाते हो तो थर्ड बैलेंस शीट ही बनानी पड़ती है। थर्ड बैलेंस शीट आप किस दिन बनाओगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो एक चीज बोलता है कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं होगा। कहता है एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन अदर इवेंट एंड कंडीशन दैट आर डिफरेंट इन सब्सटेंस इन द प्रीवियस अकरिंग। ठीक है, जो इवेंट पहले अगर अलग तरीके से होता था अब अलग तरीके से होता है, तो उसके लिए अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसी कोई नई लगा रहे हैं तो वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। या फिर आपने कोई न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी लगाई है, कोई इवेंट है, कोई ट्रांजेक्शन है जो पहले अकर ही नहीं होती थी हमारी, लेकिन अब अकर होनी शुरू हो गई, तो पहले अकर नहीं होती तो उसके लिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होगी। ठीक है, अब वो ट्रांजैक्शन अकर होनी शुरू हो गई हमारे बिजनेस में, तो हम उसके लिए एक नई अकाउंटिंग पॉलिसी बना देते हैं। तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, कि तो आपका न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी का एक तरह से एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी जो अभी अभी ओरिजिनेट हुई है। चेंज का मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर मैटर पर पहले कुछ और करते थे अब कुछ और करते हैं, वो चेंज। अगर अभी मैंने स्टार्टिंग ही करी है शुरू से, पहले ये चीज अकर ही नहीं होती थी तो अब अकर होने लगी, तो अब अगर मैं कुछ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी उस पर अप्लाई कर रहा हूं तो वो चेंज थोड़ी है, वो तो न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी बनाई है मैंने एक तरह से। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आप आ जाइए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट में कहता है रीजन फॉर द रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट। क्या आप अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को चेंज करोगे तो उसका क्या रीजन हो सकता है? कहता है चेंज अकर इन द सर्कमस्टांसेस ऑन विच एस्टिमेट वाज बेस्ड। कहता है वो सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो गए जिसके बेसिस पे हमने प्रीवियसली एस्टिमेट किया था, अब सर्कमस्टांसेस कुछ और है, तो अब सर्कमस्टांसेस अगर चेंज हो गए तो उन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एस्टिमेट चेंज हो जाएगा हमारा। ठीक है, कहता है व्हेन अ चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन या फिर मोर एक्सपीरियंस। कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई, जो इंफॉर्मेशन पहले नहीं थी तो हमने कुछ और एस्टिमेट किया था, अब वो कुछ और नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई तो उसके बेसिस पर हम कुछ और एस्टिमेट करेंगे। जैसे आपका मान लो इंडेक्स 37 में हम बात करते हैं कि भाई साहब हमें कितनी कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी देनी पड़ सकती है, कितना प्रोविजन हम बना लें, तो उसका हम एस्टिमेट कर सकते हैं ना कि भैया कितने परसेंट चांस है हम केस जीत जाएंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। मान लो पहले कुछ सर्कमस्टांसेस हमारे फेवर में चल रहे थे तो हमने कहा 5 लाख की पेनल्टी लगेगी,
तो उसके हिसाब से हमने 5 लाख का प्रोविजन बना लिया। आगे चल के पता लगा कि सर्कमस्टांसेस अब जो है केस के हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमने कहा नहीं 5 लाख की नहीं, अब तो और ज्यादा की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया एस्टीमेट को। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास में कोई नए सर्कमस्टांसेस आ गए, कोई नई इंफॉर्मेशन आ गई, जिसकी वजह से हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसके बाद में अगला टॉपिक आइए। इसके बाद में कहता है नेचर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। कहता है जो आप अकाउंटिंग एस्टीमेट को आप चेंज करते हो ना, वो आपका करेक्शन ऑफ एरर नहीं है। ठीक है, वो आपका करेक्शन ऑफ एरर नहीं है। और उसके बाद में कहता है कि अगर इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, आपको नहीं पता लग पा रहा कि ये जो हमने चेंज किया है ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या फिर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, तो उसे क्या मानना है? क्योंकि यहां पर जो है आपका बड़ा मतलब मिक्सअप है चीजें कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो कहता है अगर आपको पता नहीं लग पा रहा है कि इसको मैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानूं या चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानूं, तो उसको क्या मानना है? आपको चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मानना है। तो ऐसा करके इंडियस ने बताओ क्या करा, आपका काम मुश्किल कर दिया, आसान कर दिया? आसान कर दिया, क्योंकि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट को प्रोस्पेक्टिवली काम करना होता है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर मानते हैं तो हम रिट्रोस्पेक्टिवली काम करना होता है। और रिट्रोस्पेक्टिवली काम करना मुश्किल है, प्रोस्पेक्टिवली तो आसान है कि भाई पीछे जो हो गया, अब आगे से ऐसे करना है, बात खत्म। वो बड़ा आसान है। ठीक है, तो उन्होंने आसान कर दिया कि आप चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट मान लेना। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमें ना अभी तक ये समझ में नहीं आता कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है। देखो मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी ना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की, उस डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे किसी एसेट को, एक पॉलिसी बनाई मैंने कि इस एसेट को मैं कॉस्ट पर रखूंगा या फिर फेयर वैल्यू पर रखूंगा, कॉस्ट पर रखूंगा या फिर फेयर वैल्यू पर रखूंगा। तो कॉस्ट पर रखना है या फेयर वैल्यू पर रखना है, दिस डिसीजन इज बाय अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस डिसीजन इज बाय अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद में मान लो हम ये कहते हैं अब फेयर वैल्यू कितनी होगी, वो फेयर वैल्यू एस्टिमेट करना इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। फेयर वैल्यू होगी कितनी है पता लगाना इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। उसे कॉस्ट पर रखना है या फेयर वैल्यू पर रखना है, ये डिसीजन लेना इज अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मैंने आपसे बोला मान लो किसी एसेट को मुझे फेयर वैल्यू पर दिखाना है, ठीक है, आई एम सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ कैरिड एट कॉस्ट, कैरिड एट फेयर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद में फेयर वैल्यू होगी कितनी इसको एस्टिमेट करना, अमाउंट को एस्टिमेट कर रहे हैं ना, मॉनिटरी वैल्यू और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है उनको एस्टिमेट कर रहे हैं, तो ये इसको एस्टिमेट करना इज अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना डिस्टिंग्विश करना होगा। जैसे कि आपका एनआरवी का कैलकुलेट करना, मान लो हम एनआरवी को भी तो एस्टिमेट करते हैं कि इस मेरी जो इन्वेंट्री है उसकी एनआरवी कितनी होगी। तो यहां पर अमाउंट से मतलब है ना कि अमाउंट को एस्टिमेट किया जा रहा है, तो हमने कहा कि अमाउंट को एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? अकाउंटिंग एस्टिमेट है। इसके अलावा मान लो हम लॉस अलाउंसेस की बात करें कि भाई कितना लॉस अलाउंस हम वगैरह बुक कर ले, वो भी क्या है? आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट है। वहां पे अमाउंट्स को एस्टिमेट किया जा रहा है, ठीक है, मॉनिटरी वैल्यूज को एस्टिमेट किया जा रहा है, तो वो क्या है? आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, काम कैसे करना है वो तरीका डिसाइड करना, सेलेक्ट करना कि काम को करने का तरीका, कन्वेंशन, रूल, बेसिस वगैरह डिसाइड करना, ये क्या होता है? आपका अकाउंटिंग पॉलिसी होती है। ठीक है, उसके बाद में कहता है ट्रीटमेंट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो सिंपली आप समझो कि इसको प्रोस्पेक्टिवली अकाउंट्स फॉर करना होता है। ठीक है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट शैल बी रिकॉग्नाइज प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है जी, उसके बाद में आ जाते हैं आप एरर्स पे। एरर्स पे आ जाते हैं। एरर्स के लिए क्या रहता है? स्टेज ऑफ एरर। कहता है एरर कैन बी अराइज रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। किसी भी तरह की एरर हो सकती है। कोई असेट लायबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज करने में गड़बड़ कर दी, उसको मेजर करने में गड़बड़ कर दी, होनी चाहिए थी 100 रुपए की, आपने 90 की दिखा दी। प्रेजेंटेशन में एरर कर दिया आपने, उसको दिखाना चाहिए था इंड 16 के हिसाब से पीपी, आपने दिखा दिया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। डिस्क्लोजर में एरर हो सकती है कि उसके बारे में कोई डिस्क्लोजर देना था वो आपने गलत दिखा दिया। ठीक है, या फिर किसी को करंट दिखाना था नॉन करंट दिखा दिया, ये भी आपका प्रेजेंटेशन में एरर हो सकती है। तो एरर किसी भी तरह की हो सकती है आपकी, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वही 4 तरह की एरर्स होती हैं। अब अगर गलतियां हो गई तो इसका इफेक्ट क्या माना जाएगा? कहता है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपकी उसमें गलतियां हैं किसी भी तरह की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंप्लाइड बाय द इंडेस। क्योंकि इंडेस कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब मानी जाती है? जब आपने सारे के सारे एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबल इंडेस को करेक्टली लगाया है, तो ये हमने क्या बोलेंगे कि आपने अकाउंट इंडेस को फॉलो किया है। तो अब एरर हो रही है, एरर हो रही है का मतलब यही है कि इंडेस में कुछ और लिखा था, आपने कुछ और कर दिया, तभी तो एरर है। ठीक है, तो वो आपका क्या माना जाएगा कि इंडेस कंप्लाइंट नहीं है। कहता है नेचर ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। कहता है करेक्शन ऑफ एरर डिस्टिंग्विश फ्रॉम द चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। मैंने ये चीज आपको पहले ही बता दी थी कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कुछ अलग होता है और एरर का करेक्शन होना कुछ अलग होता है। उसके बाद में बात आती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ करेक्शन ऑफ एरर। कैसे करोगे करेक्शन एरर्स का? अब देखो इसमें क्या कहता है, इसको सिंपली बोल रहा है, कहता है कि प्रायर पीरियड एरर जो है ना आपको करेक्ट करने पड़ेंगे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में भी। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, ये वाला कहां गया, ये वाली बात मैं आपको एक बार दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में भी आपको
जो करेक्शन है वो करनी पड़ेगी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड। कहता है एन एंटिटी शेल करेक्ट मटेरियल प्रायर पीरियड एरर रिट्रोस्पेक्टिवली। एरर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिवली आपको ठीक करना पड़ेगा। कब ठीक करना पड़ेगा, इन द फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फर्स्ट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव फॉर इशू आफ्टर देयर डिस्कवरी। ठीक है, जब आपने एरर को पकड़ा उसके बाद जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपको एरर को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब ठीक कैसे करोगे आप, रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट्स फॉर द प्रायर पीरियड प्रेजेंट इन विच एरर अकर्ड। प्रायर पीरियड में जो भी आपकी कंपैरेटिव अमाउंट्स है, मान लो 25-26 में एरर पकड़ी तो 24-25 और एरर जो थी वो पीछे की थी, मान लो 2020 की थी, तो इसका मतलब वो एरर आपका 24-25 में भी तो गलत हुआ था ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुराने वाले जो बनाए होंगे। तो हमें कंपैरेटिव फिगर को भी ठीक करके दिखाना होता है करंट ईयर के साथ साथ। ठीक है, करंट ईयर के साथ साथ कंपैरेटिव फिगर को भी ठीक करके दिखाना होता है, क्योंकि मान लो 2025, ठीक है, 2025 में एरर पकड़ा गया, 2024 की जब बैलेंस शीट बनाई थी उसमें एरर पकड़ा नहीं गया था, तो पिछले साल जो 2024 की करंट ईयर होगी फिगर वो गलत होगी ना, और पिछले साल जो 2024 की करंट ईयर थी वो 2025 में प्रीवियस ईयर बनेगी। तो यहां पर अगर 2024 की जो ओरिजिनली बनाई गई थी पिछले साल वही अगर यहां दिखाती तो गलत हो जाएगा, लेकिन गलती तो अब इस साल में पकड़ी गई, तो इस साल का कंपैरेटिव अब जो बता रहे हो आप वहां पे भी आप एरर करेक्ट करके दिखाओ। ठीक है, एरर को आपको करेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। और कहता है अगर मान लो एरर इससे भी ज्यादा पुरानी है, बिफोर द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड, ठीक है, कंपैरेटिव फिगर जो आपका 2024 की दे रहा हो उससे भी ज्यादा पुरानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंसेस को रीस्टेट करना पड़ेगा, लिक्विडिटी, ठीक है, प्रायर पीरियड जो आपके प्रेजेंट करे गए हैं। ठीक है जी, अगर 2024 से कंपैरेटिव फिगर जो आपका अर्लीस्ट प्रायर पीरियड है उससे भी पुराने एरर्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। ठीक है, द करेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड एक्सक्लूड द प्रॉफिट लॉस अकाउंट विच एरर डिस्कवर्ड। ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आएगा, आपको सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है, थर्ड बैलेंस शीट बनानी होती है, प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना होता है। ठीक है, और उसके बाद में देखो एक्सेप्शन की बात कर रहा है, कहता है इम्प्रैक्टिकेबल होगा तो फिर आप रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा इंडेस 8 का रिवीजन। आई होप कि आपको ये रिवीजन अच्छे से समझ में आया होगा और आपको सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर भी होंगे। इसके बाद में मैं अगली वीडियो में क्या करूंगा, इसके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो वीडियो में मैंने आपको दी है ये आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इससे अगली वीडियो और भी अच्छे से पसंद आएगी, जो कि होगी हमारा इंडेस 10 पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।